हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। आज का वीडियो होने वाला है कंक्लूजन के ऊपर, यानी कि मूविंग एवरेज को अब तक हम समझते आ रहे हैं। सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज बोथ और क्या होता है सबको मैंने आपको बता दिया है। लेकिन आज के वीडियो में हम सबका कंक्लूजन की बात करेंगे, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्रॉस ओवर सब क्या होता है, आज तक हमने क्या क्या पढ़ा, इन सबको मैं आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। तो मूविंग मोस्ट इंपोर्टेंट जो होता है मूविंग एवरेज होता है, और मूविंग एवरेज के अंदर जो सबसे इंपोर्टेंट मूविंग एवरेज हम यूज करते हैं वो करते हैं या तो 20 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज। सिंपली हम यूज करते हैं ये वाले। लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट मूविंग एवरेज है वो हम यूज करते हैं 40 मूविंग एवरेज। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले समझ लेते हैं आज का टॉपिक कौन कौन होने वाले। हम सिंपल मूविंग एवरेज, एमपीए दोनों को समझेंगे। एक सिंपल उदाहरण दूंगा आपको, आपके लिए इंपॉर्टेंट सुझाव क्या है मेरी तरफ से वो मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ में उदाहरण के साथ में आपको ये मैं यूज करना सिखाऊंगा। लाइव मार्केट के नाम समझेंगे, लाइव में सबका कंक्लूजन की बात करूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि जो 44 मूविंग एवरेज होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और हमें ऐसे स्टॉक को बाय करना है जो मूविंग एवरेज से ऊपर होता है, और ऐसे स्टॉक को सेल करना है जो मूविंग एवरेज से नीचे होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में स्टॉक राइजिंग में है तो हमें स्टॉक को बाय करना है, और स्टॉक फॉलिंग के अंदर है तो हमें स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है। तो राइजिंग का मतलब होता है कि अप ट्रेंड के अंदर में तो स्टॉक को बाय करना है, और डाउन ट्रेंड के अंदर तो स्टॉक को सेल करना है। ट्रेंड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ट्रेंड के अंदर ये वाला इंडिकेटर काम करते हैं, बाकी काम नहीं करते। अब मैं आपको सिंपल मूविंग एवरेज की बात करूँ तो ये सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो दोनों होते हैं साइडवेज मार्केट के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं करते। अब टाइम फ्रेम की बात करो कि विच टाइम फ्रेम वी कैन यूज दिस मूविंग एवरेज। तो न्यू ट्रेडर है अगर आप, तो न्यू ट्रेडर के लिए आपको फॉलो डेली चार्ट को, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको स्टॉक को बाय करना है और स्विंग ट्रेडिंग करनी है। सबसे स्टार्टिंग में मूविंग एवरेज को अप्लाई करने के बाद में स्विंग ट्रेडिंग सबसे बेस्ट है। और वहीं पे आप अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करके रखें। वहीं पे अगर आप पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम को आप कंसीडर कर सकते हैं। और इंटर डे ट्रेडिंग करते हैं तो इंटर डे ट्रेडिंग के अंदर आपको 5 मिनट और 15 मिनट मैंने आपको पहले बता दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से मूविंग एवरेज के साथ में काम कर सकते हैं, यानी कि ट्रेड कर सकते हैं मूविंग एवरेज के साथ में, और सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज करके पैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए स्टॉक का सिलेक्शन करें सबसे पहले। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करें, तो स्टॉक का सिलेक्शन करने के लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन जो वीकेंड होता है, वीकेंड के टाइम पे आपको अपने स्टॉक का सिलेक्शन करना है, यानी कि जो भी स्टॉक राइजिंग बेस के अंदर है उनको अलग से छांट लेना है, और जो स्टॉक फॉलिंग बेस के अंदर है उसको अलग से छांट लेना है। और उनको छांटने के बाद में अगले नेक्स्ट वीक तक के लिए जितनी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए उन स्टॉक का यूज करना है, दूसरे किसी भी स्टॉक का यूज नहीं करना है। और अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि हमें सिलेक्शन की बेस पे करें, तो आप निफ्टी 50 का यूज करें, निफ्टी 100 का यूज, मैक्सिमम निफ्टी 100 या 200 का यूज कर ले, उसके ऊपर किसी भी इंडेक्स का यूज ना करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टॉक के अंदर एंट्री की जगह लेनी है, स्टॉप लॉस की जगह लगाना है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें क्वांटिटी कितनी लेनी है स्टॉक की ईएमए के लिए। तो ईएमए के लिए अगर आप क्वांटिटी की मैं अगर आपके सामने बात करूँ तो क्वांटिटी का एक फॉर्मूला है, आपको उसको ध्यान रखना है कि एंट्री पॉइंट माइनस स्टॉप लॉस अपॉन रिस्क अमाउंट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि वीकेंड के ऊपर आपने जो भी स्टॉक को सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट करने के बाद में एंट्री पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे उसकी क्लोजिंग प्राइस हुई थी वहीं पे आपको एंट्री पॉइंट रखना पड़ेगा ना। सपोज कीजिए आपने वीकेंड के ऊपर आपने स्टॉक को सिलेक्शन किया, मंडे को आपको स्टॉक को बाय करना है रिलायंस का क्लोजिंग प्राइस आ रही है आपको 512 रुपये, यानी कि सैटरडे और संडे को तो मार्केट क्लोज होता है ना। फ्राइडे को जो उसकी क्लोजिंग हुई थी रिलायंस की 512 के ऊपर हुई थी, तो मंडे को जो आपको एंट्री पॉइंट होगा वो 512 होगा। उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस आपको 1:2 रेशियो को फॉलो करना है, फिर 1:3। तो स्टॉप लॉस आपको 492 रुपये के ऊपर रखना है। 512 के ऊपर आपको एंट्री करनी है, 492 के ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। और उसके बाद में रिस्क अमाउंट, यानी कि आपने अगर आपके पास 10,000 रुपये, तो 10,000 में एक ट्रेड के अंदर आप मैक्सिमम कितना रिस्क ले सकते हैं, कितने अमाउंट को आप लॉस करते हैं, तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उस चीज़ को ध्यान रखना है। उस चीज़ को रिस्क अमाउंट बोलते हैं। तो रिस्क अमाउंट को उसको एंट्री पॉइंट और स्टॉप लॉस को डिवाइड करने के बाद में रिस्क अमाउंट को माइनस करने के बाद में रिस्क अमाउंट को डिवाइड करना है, तो आपका क्वांटिटी पता चल जाएगी कि इतनी क्वांटिटी के अंदर आपको स्टॉक को बाय करना है। अब आपको मैं बात करता हूँ टारगेट की। तो जितनी भी आपकी क्वांटिटी आई है, यानी कि अगर आप 512 के ऊपर एंट्री और 492 के ऊपर आपकी अगर स्टॉप लॉस है, और वहीं पे आपका रिस्क अमाउंट आप सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी सपोज की क्वांटिटी 20 आ गई, तो 20 की क्वांटिटी के आधार पर अगर आप टारगेट डिसाइड करना चाहते हैं तो 1:2 या 1:3 रेशियो को फॉलो करना है। तो 1:2 और 1:3 को फॉलो करना चाहते हैं, तो अगर आप 1:2 को फॉलो करें तो क्वांटिटी इंटू 2 करना है, और 1:3 रेशियो को फॉलो करते हैं तो क्वांटिटी इंटू 3 रखना है। चलिए इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज कीजिए आपका जो पोर्टफोलियो है 1 लाख रुपए का, अब 1 लाख के अंदर से आपने कोई स्टॉक सेलेक्ट किया, और उसके अंदर एंट्री पॉइंट है उस स्टॉक का 600 रुपये, वहीं पे स्टॉप लॉस है उसका 580 आपको रखना है। उसके बाद में रिस्क अमाउंट 1500 रुपये पर ट्रेड रखने चाहते हैं आप, यानी कि आप इंटर डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो इंटर डे ट्रेडिंग के अंदर आपको 1500 रुपये पर ट्रेड के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट करना है, यानी कि आपको रिस्क अमाउंट 1500 रुपये रखना है। तो इस कंडीशन के अंदर आपकी क्वांटिटी क्या आएगी? आप अगर जो एंट्री पॉइंट होगा और स्टॉप लॉस को माइनस डिवाइड कर देंगे तो आपको 20 आ जाएगा। यहाँ पे 600 माइनस 580 करेंगे तो 20 आएगा। 20 अपॉन आपको रिस्क अमाउंट जो होगा 1500, तो 1500 से डिवाइड कर लेना है। तो 1500 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 75 आएगा, और इसी ही तरीके से आपकी क्वांटिटी निकल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मूविंग एवरेज होता है उसका बैक टेस्ट कैसे करें, यानी कि हाउ टू
टेस्ट ऑफ मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज जो होता है वो हमेशा राइजिंग पे, यानी कि राइजिंग और जो फॉलिंग मार्केट होता है उसके अंदर ही काम करता है, यानी कि साइडवेज मार्केट के अंदर जो मूविंग एवरेज होता है वो काम नहीं करता है। मूविंग एवरेज में हमेशा लेटेस्ट डाटा का यूज किया जाता है, यानी कि मूविंग एवरेज मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर सबसे लेटेस्ट डाटा का यूज किया जाता है और इसमें पुराने डाटा जो होते जाते हैं उनको हटाया जाता है। सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है उसके अंदर सारे जो डाटा होते हैं उनको समान रूप से वेटेज दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों जो मोस्ट ऑफ ट्रेडर होते हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज की तुलना में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर करंट मार्केट प्राइस, यानी कि जो स्टॉक की करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो मूविंग एवरेज से अगर ज़्यादा है तो हमें स्टॉक को बाई करना है, और करंट मार्केट प्राइस से अगर मूविंग एवरेज की प्राइस जो है वो कम है, करंट मार्केट प्राइस मूविंग एवरेज से कम है, तो हमें स्टॉक को सेल करना है। मूविंग एवरेज को हमेशा जब भी यूज़ करें ट्रेंड वाले मार्केट के अंदर ही यूज़ करें, यानी कि अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो हमें उसको यूज़ करना है, और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो हमें यूज़ करना है मूविंग एवरेज को। साइडवेज मार्केट के अंदर बिल्कुल यूज़ नहीं करें, और अगर यूज़ करना ही है साइडवेज मार्केट के अंदर मूविंग एवरेज को तो आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर का यूज़ करें। मैं तो यही सजेशन दूंगा कि सिंपल मूविंग एवरेज और डीएमए को अप्लाई करने की तुलना में आप मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर को चार्ट के ऊपर अप्लाई करें और एक बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करें। अब जो बात करूँ क्रॉस ओवर सिस्टम जो होता है, डीएमए क्रॉस ओवर जो होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर आपको हमेशा यूज़ करना है। और जो ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है इसके अंदर बेसिकली आपको दो मूविंग एवरेज को चार्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है, और दोनों को अप्लाई करने के बाद में अगर क्रॉस ओवर नीचे से ऊपर की तरफ होता है, यानी कि छोटा ईएमए जो होता है वो बड़े वाली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को नीचे से काटता है तो हमें स्टॉक को बाई करना है, और वहीं पे अगर बड़ा वाला मूविंग एवरेज को छोटा वाला मूविंग एवरेज ऊपर से नीचे की तरफ काटता है तो हमें स्टॉक को सेल करना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि जो इसका कंक्लूजन मैंने आपको सब कुछ बता दिया, कंक्लूजन क्या होता है, कब स्टॉक को बाई करना है, सेल करना है, टाइम फ्रेम कौन सा दूसरे सब कुछ मैंने बता दिया है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर में सबसे बेस्ट कौन सा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर अगले इंडिकेटर के साथ में। अगले में हम मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी कि एमसीडी के बारे में समझेंगे। थैंक्स सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। दोस्तों बाय।